मूवी के शुरू में हम आयरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ बेड पर लेटी हुई थी। आयरिस बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रही थी। सुबह होते ही वो चुपके से उठी, चाकू हाथ में लिया और मोबाइल घर पर ही रख कर के निकल पड़ी। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो स्टेट पार्क में पहुंची और पैदल ट्रैकिंग करके एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई। यहाँ एक जगह पर वो अपने बेटे की फोटो और कुछ फूल रखती है और अपने हस्बैंड के लिखे हुए अधूरे वर्ड को पूरा करती है। दरअसल इसी जगह पर उसके बेटे की मौत हुई थी। इसके बाद वो पहाड़ी के किनारे पर गई ताकि अपने आप को खत्म कर सके। जैसे ही वो कूदने वाली थी तभी पीछे से एक आदमी आकर के उसे रोक देता है। उस आदमी का नाम था रिचर्ड। दरअसल रिचर्ड भी अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। यहाँ वो आयरिस को अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। उसकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद आयरिस भी उसे अपना दुख सुनाते हुए कहती है कि मैं एक हफ्ते पहले अपने हस्बैंड और बेटे के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में बिजी हो गए और इसी दौरान मेरा बेटा पहाड़ी से नीचे गिर कर के मर गया। मैं अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानती हूँ, इसीलिए इस पहाड़ी से कूद कर के प्रायश्चित करना चाहती हूँ। दरअसल रिचर्ड आयरिस को कूदने से रोकने के लिए उसे बातों में लगा रहा था। अब जाते जाते वो आयरिस से कहता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से कूदकर अपनी जान नहीं देनी चाहिए। रिचर्ड की बातों को सुनकर के आयरिस मरना कैंसिल कर देती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। फिर ये दोनों बातें करते करते स्टेट पार्क से बाहर आ गए थे। रिचर्ड ने भी अपनी कार आयरिस की कार के पास ही पार्क की थी। आयरिस जब अपनी गाड़ी के लॉक को खोलने की कोशिश करती है तो वो खुल नहीं रहा था। तब रिचर्ड एक छाता हाथ में लेकर अपनी गाड़ी से बाहर निकला और आयरिस के पास जाकर के अचानक से उसके पेट में एक ऐसा जोरदार झटका दिया जिससे आयरिस फौरन बेहोश हो गई। इसके बाद उसने एक वायर से उसके हाथ पैरों को बांधा और गाड़ी में डाल करके अपने साथ ले गया। जब उसे होश आया तो उसने ड्राइविंग सीट पर रिचर्ड को देखा जो उसे अपनी गाड़ी में डाल करके कहीं ले जा रहा था। आयरिस समझ गई कि इसने उसे किडनैप कर लिया है। आयरिस ने अपने हाथ पैरों को खोलने की कोशिश भी की लेकिन नहीं खोल पाई। इसके बाद उसने अपनी स्मार्ट वॉच से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। रिचर्ड की भी नजर उसकी सारी हरकतों पर थी। उसने आयरिस से कहा कि इस इलाके में सिग्नल नहीं मिलते, इसलिए कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। आयरिस ने उसे कहा कि आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। दरअसल आयरिस इससे पहले भी कई खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। तभी उसके पास उसकी बेटी का कॉल आता है जो अपने डेट को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थी। तब रिचर्ड ने कहा कि वो अपने काम में अभी बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए डिस्टर्ब न करे। मैं कल शाम तक काम को पूरा करके घर लौट आऊंगा। उसकी बातों को सुनकर के आयरिस बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, लेकिन उसकी एक गलत हरकत उसे मुसीबत में डाल सकती थी, इसलिए वो एकदम रिलैक्स होकर उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है। वो आयरिस को अपनी वाइफ क्लोई के बारे में बताते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन 5 साल के रिलेशन को उसने एक झटके में तोड़ दिया और एक करोड़पति बिजनेसमैन के साथ चली गई और इसी वजह से मुझे औरत जात से नफरत हो गई। यहाँ पर आयरिस उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तब रिचर्ड कहता है कि इस जंगल में मेरा एक छोटा सा घर है, वहीं ले जाकर के तुम्हारा बैंड बजाऊंगा। इतना सुनते ही अचानक से आयरिस एक चाकू लेकर के उस पर टूट पड़ी। दरअसल आयरिस ने पहले ही उस चाकू से अपने हाथ पैरों को खोल लिया था। अब इन दोनों की हाथापाई के बीच गाड़ी अनबैलेंस हो गई और एक पेड़ से जाकर के टकरा गई। रिचर्ड का सिर फूट गया था और टांग भी जख्मी हो गई थी। किसी तरह से ये दोनों कार से बाहर निकले। आयरिस ने फौरन रिचर्ड पर चाकू तान दिया और जोर जोर से हेल्प के लिए आवाज लगाने लगी, लेकिन इस सुनसान और वीरान जंगल के रास्ते पर उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। तभी रिचर्ड ने अपनी जेब से एक सिरिंज निकाला जो खाली था। दरअसल आयरिस जब बेहोश थी तो उसने ये इंजेक्शन उसे लगा दिया था। रिचर्ड ने आयरिस से कहा कि कुछ देर बाद इस इंजेक्शन का असर होना शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तुम्हारी उंगलियां सुन्न होने लगेगी और धीरे धीरे करके तुम्हारी पूरी बॉडी अकड़ जाएगी, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बंद हो जाएगी, इसलिए यहाँ से भागने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन आयरिस उसकी बातों में नहीं आई और जंगल की तरफ बहुत तेज स्पीड में भागने लगी। वो तब तक भागती रही जब तक रिचर्ड उसकी आंखों से ओझल न हो गया। वहीं रिचर्ड उसे जोर जोर से आवाज लगा करके कह रहा था कि तुम जितना तेज भागोगी उतनी ही जल्दी इंजेक्शन का असर होगा, और होता भी ऐसा ही है। अचानक से उसकी उंगलियां अकड़ने लगी। उसने फौरन अपने स्मार्ट वॉच में 20 मिनट का टाइमर सेट किया और अब वो कुछ कदम ही चली होगी तभी उसके पैर भी अकड़ने लगे, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं और जैसे तैसे करके आगे बढ़ने लगी। अब उसके पास सिर्फ 3 मिनट ही बचे हुए थे। वहीं रिचर्ड भी उसके करीब पहुंच गया था। जैसे ही आयरिस रिचर्ड को देखती है वहीं
वहीं पास में पेड़ की जड़ों में छुप जाती है। जड़ों में रहने वाली काली चींटियां आइरिस के चेहरे पर चिपक गई और काटने लगी। किसी तरह से वो दर्द को बर्दाश्त करती रही। रिचर्ड भी ठीक उसी पेड़ के पास खड़ा हुआ था और आइरिस को इधर उधर देख रहा था। जैसे ही आइरिस को मौका मिलता है वो वहाँ से निकल कर के आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी चींटियों के बहुत ज्यादा काटने की वजह से वो दर्द से चिल्ला उठती है, जिससे रिचर्ड उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रिचर्ड के पैरों में भी चोट लगी हुई थी, इसलिए वो दौड़ नहीं सकता था। आइरिस के पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए पास ही की एक नदी में जाकर के कूद जाती है। रिचर्ड किनारे पर खड़ा देखता रहा और आइरिस नदी के बहाव के साथ बहने लगी। थोड़ी दूर बहने के बाद उसे पेड़ का एक तना दिखाई दिया, जिसे पकड़ कर के वो किसी तरह से नदी से बाहर निकल आई। अब उसके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा हुआ था। धड़कन धीरे धीरे स्लो हो गई थी और सांस तेज चलने लगा। कुछ ही देर में उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। तभी यहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम विलियम था और वो यहाँ पर घास काटने के लिए आया था। जब वो आइरिस को ऐसी हालत में यहाँ पर पड़े हुए देखता है तो उसके पास आता है। जब आइरिस कुछ बोल नहीं पाई तो विलियम समझ गया कि इसको मदद की जरूरत है। फिर वो अपने हाथों का इशारा करके उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे देख और सुन सकती हो। तब आइरिस ने पलकें झपका करके हाँ में जवाब दिया। कुछ ही पल में विलियम समझ गया कि जरूर इसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से ये बोल और चल नहीं सकती लेकिन देख और सुन सकती है। दरअसल विलियम का घर यहीं पास में ही था, इसलिए वो आइरिस को अपने घर ले गया और जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगा तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक की। आइरिस बार बार पलके झपका करके विलियम को सिग्नल देने लगी कि प्लीज दरवाजा मत खोलना, बाहर खतरा है। तब विलियम ने आइरिस को अपने घर में एक जगह पर छुपा दिया और फिर दरवाजा खोला तो सामने रिचर्ड खड़ा था। उसने विलियम से कहा कि क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा है जो जंगल में कहीं खो गई है। तब विलियम ने कहा कि मैं मदद के लिए किसी को बुलाता हूँ, तब तक तुम बाहर ही इंतजार करो। लेकिन वो जबरदस्ती घर में घुस आया। ये देख कर के विलियम उस पर गुस्सा करने लगा। तब रिचर्ड रोते हुए कहने लगा कि जब तक पुलिस आएगी तब तक उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मेरी वाइफ को एक अजीब तरह की बीमारी है जिससे उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, फिर वो बोल और चल नहीं सकती। इसलिए अगर 1 घंटे के अंदर उसे इंजेक्शन नहीं दिया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। विलियम भी उसकी बातों में आकर उसे सच्चाई बताने ही वाला था। तभी अचानक से रिचर्ड के फोन की रिंग बजने लगी। तब विलियम ने कहा कि अभी तो तुमने कहा था कि मेरा फोन खो गया है। इतना सुनते ही रिचर्ड अपने असली रंग में आ गया और विलियम पर हमला कर दिया। लेकिन विलियम ने एक ही झटके में उसे बेहोश कर दिया और पुलिस को कॉल किया कि मेरे घर में एक आदमी घुस आया है जो मुझे मारना चाहता है। इतने में ही रिचर्ड वापस से उठ खड़ा हुआ और विलियम पर हमला कर दिया। दोनों के बीच में WWE की फाइट शुरू हो गई, लेकिन आखिरकार रिचर्ड ने विलियम का काम तमाम कर दिया। इसके बाद उसने पूरे घर में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। उधर आइरिस की बॉडी भी अब हरकत करने लगी थी। जब वो गाड़ी में जाकर के बैठा तो उसे याद आया कि जिस सोफे पर वो बैठा हुआ था कहीं आइरिस उसके पीछे तो नहीं थी। जब वो वापस घर में आया तो उसे सोफे के पीछे आइरिस मिल गई। तब वो उसे विलियम की गाड़ी में डाल करके अपनी गाड़ी के पास जाने लगा। दरअसल उसके सारे काम की चीजें उसकी गाड़ी में रखी हुई थी। वहाँ पहुँच करके उसने कपड़े बदले और एक सिरिंज और बाकी चीजें निकाल करके विलियम की गाड़ी में रखे। फिर अपनी कार को विलियम की गाड़ी से बांध करके यहाँ से ले जाने का सोचने लगा, क्योंकि अगर किसी ने उसकी गाड़ी को देखा तो वो पकड़ा जा सकता है। तभी यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आकर के रुकी और एक पुलिस वाला बाहर निकला। दरअसल इस एक्सीडेंट की खबर पहले ही किसी ने पुलिस को दे दी थी। जब उस पुलिस वाले ने आइरिस को देखा और उसके बारे में पूछा तब रिचर्ड ने कहा कि ये बेटे की मौत की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगी है। उधर आइरिस के हाथ हरकत करने लगे थे। उसने जैसे तैसे करके विंडो को खोला। तभी वो पुलिस वाला उसके पास आया और पूछताछ करने लगा। तब रिचर्ड ने कहा कि ये अभी भी नशे में है इसलिए बोल नहीं सकती। तभी आइरिस ने उस पुलिस वाले को बाईं साइड इशारा किया। जब उस पुलिस वाले ने शर्ट हटाया तो ये देख करके उसके होश उड़ गए। अब वो रिचर्ड पर गन पॉइंट करता। इससे पहले ही रिचर्ड ने उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर दिया। अब पुलिस को कोई सबूत न मिले इसलिए रिचर्ड ने उसकी बॉडी को उसी की गाड़ी में डाल करके आग लगा दी और यहाँ से भाग निकला। अब वो आइरिस को लेकर के जब अपने घर के बहुत करीब आ चुका था तब तक आइरिस भी अटक अटक करके बोलने लगी थी। यहाँ पर आइरिस ने फिर से रिचर्ड से उसकी वाइफ क्लोई के बारे में पूछा। तब रिचर्ड ने कहा कि वो किसी के साथ भाग करके नहीं गई बल्कि उसकी मौत हो चुकी है और उस दिन जो कुछ तुम्हें बताया था वो सब कुछ झूठ था। यहाँ वो आइरिस से कहता है कि जब कोई लड़की मेरी गोद में दम तोड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान मेरे बहुत करीब है। तब आइरिस उसे कहती है कि किसी को मार करके भगवान नहीं मिलता, ऐसा करके तुम किसी न किसी दिन जरूर पकड़े जाओगे, फिर तुम्हारी बेटी का क्या होगा। आइरिस उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन रिचर्ड को तो लड़कियों का शिकार करके उन्हें मारने की लत लग चुकी
चुकी थी। उस पर आयरिस की बातों का कुछ असर नहीं हुआ। तभी आयरिस ने मौका देखकर कि वो सिरिंज उसके पैर में घोंप दी, लेकिन वो दवा को इंजेक्ट नहीं कर पाई। इसके बाद रिचर्ड आयरिस को अपने घर के पास बनी हुई एक नदी के किनारे पर ले गया। आयरिस की नजर भी लगातार रिचर्ड की गन और चाकू पर थी। जैसे ही उसे मौका मिला उसने चाकू निकाल करके उसकी गर्दन में घोंप दिया। जब वो गन निकाल करके आयरिस को मारने की कोशिश करने लगा, आयरिस ने उसे धक्का देकर के नदी में गिरा दिया, लेकिन उसकी गन नाव पर ही गिर गई थी। अब वो वापस से नाव पकड़ करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी आयरिस ने गन उठा करके उस पर 3-4 गोलियां चला दी। अब 2 गोलियां रिचर्ड को और 2 नाव में लगी थी। रिचर्ड तो मारा गया, लेकिन नाव में बहुत तेजी से पानी भरने लगा। वहीं आयरिस के पांव अभी भी सुन्न थे, इसलिए वो भाग नहीं सकती थी। कुछ ही देर में वो नाव के साथ पूरी पानी में डूब गई। ऐसे लगने लगा कि वो डूब करके मर गई होगी, लेकिन तभी अचानक से वो पानी से बाहर निकली और किसी तरह से तैर करके बाहर आ गई। तभी वो रिचर्ड को देखती है, जो 2 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा था। वो किसी तरह से किनारे पर पहुंचा। अब आयरिस की बॉडी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो रिचर्ड के पास आई और उसे थैंक यू कहा, क्योंकि रिचर्ड की वजह से उसे जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। फिर उसने रिचर्ड को यहीं पर मरने के लिए छोड़ा और यहाँ से चली गई। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डोंट मूव खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।